हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम फिज़िक्स के अगले पार्ट थर्ड की बात कर रहे हैं। तो थ्योरी का पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब डेरिवेशन बचे हैं। तो चलिए डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे हम इनका जो है निगमन करते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। तो इनकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन निकालने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण के लिए। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होता है। तो स्टेटमेंट में वही लिखना है जो आपको फिगर ड्रा करते वक्त बनाना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम एक फिगर ड्रा कर देते हैं। ये हो गया एक अवतल गोलीय पृष्ठ, ठीक है ना ये। और इस पे क्या कर देते हैं, इसके उभरे हुए भाग पे कलई कर देते हैं। ये इस तरह से आप उभरे भाग पे कलई कर देंगे। ठीक, और इस दर्पण का नाम हम दे देते हैं M1 और इस दर्पण का नाम हो गया M2। ठीक है, अब आपको करना क्या है, पहले एक रेखा खींच लेते हैं। तो एक क्षैतिज लाइन बना देते हैं। ये देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से आप बनाइएगा। ठीक, तो ये मुख्य अक्ष जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है, इस बिंदु को हम कहते हैं बिंदु P, और इसे हम दर्पण की वक्रता ध्रुव कहते हैं। तो यही तो लिखा है, माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है। तो M1 M2 एक अवतल दर्पण हो गया। इसका फोकस, अब इसका एक फोकस बना देते हैं। तो ये हो जाएगी इसकी फोकस, जिसे हम कैपिटल F से प्रेजेंट करेंगे। और ये हो जाएगी इसकी वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे कहते हैं, C से। तो देखो इसी के बारे में लिखा है। ठीक, तो इतने पॉइंट बना लेना। इसके बाद अब एक हम आपतित किरण बनाएंगे। तो ये हो गई आपतित किरण। ठीक, तो इस किरण का नाम हो गया आपतित किरण। और ये आपतित किरण आपको उस दिन मैंने बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो मुख्य फोकस ये हो गई, यहाँ से ये परावर्तित होके ऐसे सीधे सीधे निकल जाएगी। ठीक, तो ये हो गई परावर्तित किरण। ठीक, इसके बाद आपको करना क्या है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु का नाम हमने दे दिया क्या, B। जहाँ पे काट रही इस बिंदु का नाम हो गया B। इस आपतित किरण का नाम दे देते हैं A। ठीक, तो यहाँ पे लिखा ही है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराकर परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से गुजरती है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस बिंदु C से B को मिला दो। तो यहाँ से इसको डॉटेड लाइन से आगे हम यहाँ ये बिंदु B से मिला देते हैं। ठीक है, अब ये आपतित किरण है और ये अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, तो ये वाला एंगल हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल जो होता है वो कौन सा कोण कहलाता है, I। और इसके बाद ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का एंगल ये जो होता है, ये हमारा कौन सा एंगल होता है, स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फिगर ड्रा कर लेंगे। आई होप फिगर में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, इसका निगमन करते हैं। ठीक, तो स्टेटमेंट और फिगर ड्रा हो गया है। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ लिखोगे तो आपका जो एंगल होगा, एंगल ABC ये है। ठीक है ना, ABC, यानी हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा, तो एंगल, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल CBF। ठीक है, किसके बराबर होगा, CBF, यानी ये नाम दिया गया। तो ABC यानी ये वाला एंगल A मतलब CBF इसके बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कारण भाई किस आधार पे हमने बताया, तो आपका जवाब क्या होगा, परावर्तन के नियम से। ठीक है ना, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा था आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक,
अब इसके बाद आ जाओ आगे, तो अगला हो जाएगा एंगल ए बी सी। अगला हो गया एंगल ए बी सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एंगल बी सी एफ, ठीक है ना। यानी यही आपका ए बी सी ये वाला एंगल और किसके बराबर होगा, तो एंगल बी सी एफ, बी सी एफ यानी इस वाले एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, इस रेखा और ये रेखा पैरेलल रेखा है और ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण होते हैं। और आपने मैथ में पढ़ा है कि ऐसे एंगल को हम कौन सा एंगल कहते हैं, तो आपका जवाब आएगा कि दोनों कैसे कोण हैं, एकांतर कोण है। तो क्या जवाब लिखोगे, एकांतर कोण, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब दोनों का कंपेयर कर दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से तो समीकरण 1 व दोनों का कंपेयर कर देंगे तो हमारा जो कंडीशंस होगा वो क्या हो जाएगा। तो देखो ए बी सी की वैल्यूज ए भी है और ए बी सी की वैल्यूज ये भी है। तो अगर हम यहाँ से दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एंगल क्या हो गया, ये दिया गया है सी बी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो वो हो जाएगा एंगल बी सी एफ के बराबर, बी सी एफ, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे सी बी एफ, सी बी एफ यानी ये वाला एंगल और बी सी एफ यानी ये वाला एंगल, ठीक। तो हम यहाँ पे करते क्या है, अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो आपने एक प्रमेय और पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज के समान कोणों की समान सम्मुख भुजाएं जो होती है, सामने वाली जो भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे एंगल बी एफ जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल एफ सी के। यानी कि हमारा ये वाला जो भुजा है, भुजा बी एफ, ये किसके बराबर होगा, सी एफ के। किस नियम से, तो चूंकि आपको पता है त्रिभुज के समान, त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको लिख देना, भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, ठीक, ये लिख देना है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा आपको हिंदी लिखना होगा, लिखोगे यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा है, ठीक है। यदि दर्पण का द्वारक जो है ये वाला जो मुख है यदि बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो हम बिंदु बी जो है, ये आपका जो बिंदु बी है इसको ध्रुव के बराबर मान लेते हैं। यानी कि ये वाला बिंदु हमारा किसके, ध्रुव के निकट में है, ठीक है। तो जब ध्रुव के निकट में है तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, तो आपका जो भुजा बी एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये जो हमारा भुजा बी एफ है ये, ठीक है ना, ये वाली भुजा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी एफ, ठीक। अब आपको करना क्या है, इसको हम तोड़ देते हैं दो खंड में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक भुजा आपकी है पी सी, ये लिखा हुआ पी सी, यानी ये वाली पूरी भुजा को हम क्या करते हैं, दो खंड में तोड़ देते हैं। तो यहाँ चित्र में देख लीजिए, इस भुजा की बात कर रहे हैं, पी सी ये है, तो ये सी पी भुजा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं पी एफ प्लस सी एफ, पी एफ प्लस सी एफ। तो इसको हम लिखेंगे क्या, पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ प्लस सी एफ, ठीक। और यहाँ पर देखो अभी अभी आपने देखा है कि आपकी भुजा जो है पी एफ वो किसके बराबर है, बी एफ के, ठीक। और आपका जो बी एफ है वो किसके बराबर है, सी एफ के। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यूज रख देंगे तो यहाँ लिखोगे चूँकि आपकी जो भुजा पी एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। तो अगर हम पी एफ के प्लेस पे सी एफ रख देंगे तो पी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ और प्लस सी एफ, ठीक है ना। तो सी एफ प्लस सी एफ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, पी सी इक्वल टू 2CF, और सी एफ आपका किसके बराबर है, पी एफ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे पी सी इक्वल टू पी एफ, ये लिख दिए। ठीक, अब आपको पता है ये वाली जो डिस्टेंस होती है, फिर से यहाँ आ जाते हैं, ये जो फिगर है, फिगर से ये वाली दूरी जो होती है इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, और ये वाली जो दूरी होती है इसे कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है, तो अगर हम इनकी वैल्यूज़ रख दें तो हमारी जो सी पी है ये किसके बराबर होगी, आर के, और पी एफ किसके बराबर होगा, स्मॉल एफ के। तो अगर हम इसके मान यहाँ पे रख दें, ठीक, तो ये पी सी, तो पी सी की जब वैल्यूज़ रखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल आर इक्वल टू 2, और पी एफ का मान हो गया स्मॉल एफ। ठीक है, अब यहाँ से हमें एफ की वैल्यूज़ निकालना, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो एफ इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, r/2। तो इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इससे सिद्ध होता है कि आपकी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज करके आराम से देख लेना, तो आपका निगमन कैसे करना है वो आ जाएगा। ठीक, तो ये तो था अवतल दर्पण के लिए। अब हम समझते हैं इसी सूत्र को उत्तल दर्पण में कैसे प्रूफ करेंगे। तो चलिए देखें उत्तल दर्पण के लिए कैसे इसका निगमन करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले वही एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो इस बार हमें क्या बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना। तो उत्तल दर्पण कुछ इस तरह से खींच लेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण के दबे हुए भाग पर कलई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके दबे भाग पे ये हो गई कलई। ठीक, तो ये हो गया उत्तल दर्पण। इसका नाम भी वही रखेंगे M1 और M2, ताकि आपको जो है स्टेटमेंट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो स्टेटमेंट आप पहले के जैसा ही लिखोगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं, ये हो गई। ठीक, ये हो गई क्षैतिज रेखा। इस बिंदु का नाम हो गया P, और इसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव। ये होगी हमारी मुख्य फोकस F, और ये हो जाएगी वक्रता केंद्र C। ठीक, अब इसके बाद ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये देखिए ये क्या हो गई, आपतित किरण, और ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से। ठीक, तो डॉटेड लाइन से इसको ऐसे ये, और ये परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएगी। ठीक, ये हो गई, और इसके बाद फिर ये होगी हमारी वक्रता त्रिज्या से जाने वाली प्रकाश की किरण, ये होगी। ठीक है ना, जो कि किसका काम करती है, अभिलंब का कार्य करती है। ठीक, तो चित्र कैसे बनाना है ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल जो होता है वो आपतन कोण कहलाता है, जिसे हम आई से प्रेजेंट करते हैं। और ये आपकी परावर्तित किरण और अभिलंब है। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल जो होता है वो स्मॉल आर से दिखाते हैं, ये हो गया। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम आगे। तो आई होप आपको चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे। ठीक, तो चलिए आ जाइए, सभी के नाम लिख देते हैं। ठीक, इसका नाम दे देते हैं ए, पीछे वाले वीडियो में भी इसका नाम ए दिए थे। इस बिंदु का नाम दे देते हैं बी, और ये आपकी जो परावर्तित किरण है इसका नाम दे देते हैं डी। और इसके बाद इस किरण का नाम दे दिया जाए, क्या नाम दे दें, सी डी एफ, इसका नाम दे देते हैं ई। ठीक है ना, ये हो गया ई। ठीक, तो चलो अब हम लोग इसकी वैल्यूज हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक, तो अगर हम आपसे पूछें, ठीक, ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम आपसे पूछें कि एंगल ए बी ई जो होगा ये किसके बराबर होगा, ए बी ई, ए बी ई, यानी ये वाला एंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब आएगा किसके, एंगल ई बी डी। क्या हो जाएगा, ई बी डी के। ठीक, अगर हम पूछे किस नियम से, तो आपका जवाब क्या आएगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। ठीक है,
क्योंकि हमें पता है परावर्तन के नियम में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, इसके बाद इसको आप मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद अगर हम आपसे पूछ लें कि एंगल ए बी ई जो होगा फिर ये किसके बराबर होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो ये वाला एंगल जो होगा ए बी एफ ए बी ई यानी ये वाला एंगल और किसके बराबर हो जाएगा, तो आपका जवाब क्या आएगा भैया? तो ये एंगल हो जाएगा एफ सी बी के बराबर होगा। एफ सी बी यानी इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो भाई हम किस आधार पे समझ गए? भाई किस आधार पे हम कह सकते हैं कि दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं? तो आपका जवाब आएगा, कारण में क्या लिखोगे? दोनों कैसे कोण हैं? संगत कोण, ठीक है ना। और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका कारण, और इसको मान लो समीकरण 2। अब क्या करिए? समीकरण 1 व 2 की तुलना करो, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ? समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है ना। तो चलिए दोनों का कंपेयर कर देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैल्यूज हो जाएगी, एंगल ई बी डी इक्वल टू किसके होगा? एंगल एफ सी बी के। ई बी डी ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एफ सी बी की। अब अगर हम देखें तो ई बी डी ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों कैसे एंगल हैं? शीर्षा विमुख कोण। तो शीर्षा विमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं शीर्षा विमुख कोण है। ये कैसे कोण है? शीर्षा विमुख कोण हो गए, ठीक है। और शीर्षा विमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यूज। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये शीर्षा विमुख कोण नहीं है, ये एफ सी बी है। एफ सी बी तो ये वाला है, हमें इस एंगल का जिक्र करना है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक। और फिर से यहाँ देख लो, इसको जो है यहीं पड़ा रहने देते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। और इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो हमारी भुजा है, ये यहाँ फिगर में फिर से देख लो, ये ध्यान दीजिए कि ई बी डी जो है यानी ये वाला एंगल इसके बराबर भी है, तो ये दोनों शीर्षा विमुख कोण होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल ई बी डी जो है वो किसके इक्वल होगा? तो ये हो जाएगा एंगल सी बी एफ के। और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। तो अब ये जो एंगल है इसका कारण हम बताएंगे क्या होगा? ये होगा शीर्षा विमुख कोण, ठीक है ना। विमुख कोण इसको बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण, ठीक। तो ये हो गया। अब देखो ई बी डी का मान ये भी है, ई बी डी का मान ये भी है, तो दोनों को हम क्या करते हैं? इक्वल कर देते हैं। तो फिर यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। तो दोनों का जब कंपेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? एंगल एफ सी बी इक्वल टू किसके होगा? एंगल सी बी एफ के, ठीक। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं भैया यहाँ पे? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारी जो भुजा है बी एफ, ठीक है ना, एंगल भुजा बी एफ, ठीक है ना, ये किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा भुजा एफ सी के बराबर, ठीक है ना। किस नियम से? तो वही त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं, त्रिभुज की समान कोणों की सम्मुख भुजाएं ये हो गई, ठीक। तो ये कारण हो गए इस नियम पे, ये दोनों भुजा बराबर हो गए, ठीक। अब फिर यहाँ वही चीज लिखोगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, तो दर्पण का द्वारक छोटा है तो क्या होगा कि आपकी जो बिंदु बी होगी वो ध्रुव पी के निकट होगा, और जब पी के निकट होगा तो हमारी जो बी एफ है ये किसके बराबर बन जाएगा? पी एफ के बराबर होगा।
और फिर यहाँ से हम उसकी वैल्यूज रखेंगे। तो यहाँ पे आपकी भुजा हो जाएगी, भुजा पी सी इज इक्वल टू, इसको भी दो खंड में तोड़ोगे तो वही तो लिखोगे ना, पी एफ प्लस सी एफ। और यहाँ हम आगे सिद्ध कर चुके हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ है सी एफ है वो किसके बराबर है, तो वो आपकी भुजा पी एफ है ना। ये देखो एफ सी जो है वो बी एफ के बराबर है और पी एफ जो है बी एफ के बराबर, तो दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, पी एफ के बराबर हो जाएंगे। तो सी एफ की जगह हम क्या रख देंगे, पी एफ। तो पी सी इक्वल टू हो जाएगा कितना, पी एफ प्लस पी एफ। तो दोनों को ऐड कर लेंगे तो पी सी इक्वल टू हो जाएगा किसके, 2pf। और यहाँ पे भी देखो ये मान हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये है पी सी, तो ये वाली वैल्यूज ध्रुव से जब नापेंगे तो ये वाली दूरी हमारी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। और ये होगी हमारी फोकस, जिसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एफ से। तो इन मानों को अगर हम यहाँ पे ला के रख देंगे तो ये हमारी वैल्यूज हो जाएगी पी सी, तो इसकी जगह हो गया कैपिटल आर बराबर कितना हो गया 2, पी एफ की वैल्यूज हो गई स्मॉल एफ। तो दो को इधर पक्षांतर कर दोगे तो एफ इक्वल टू हो जाएगा r/2। तो ये इस तरह से ये हो गई इसकी फोकस दूरी, जिसे हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों में सेम ही सूत्र प्राप्त हुआ, तो यही होती है, इससे सिद्ध होता है उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आई होप दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए, ठीक है ना। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से जो है फिर से दोबारा देख लेना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी कड़ी में हम अगला फार्मूला लेके आए हैं। तो अगला टॉपिक है आपका दर्पण के सूत्र, मिरर फार्मूलास, ठीक है ना, जिन पे आधारित न्यूमेरिकल्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं, इस बार भी आया था, ठीक है ना। तो देखिए अवतल दर्पण के लिए तो हम पहला फार्मूला जो निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण के लिए देखते हैं क्या होती है इसकी फोकस दूरी। तो सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट लिखना होता है, तो स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ चित्र बनाते हुए, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए एक जो है गोली पृष्ठ है। अब इसके एक भाग पे जो है कलाई कर देते हैं, तो ये अब हमारा बन जाएगा अवतल गोली दर्पण, ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण हो गई जिसके बाहरी पृष्ठ पे कलाई हो गई, ठीक। और अब एक मुख्य अक्ष खींच देते हैं, तो ये हो जाएगी, ये हो गई मुख्य अक्ष। और इस बिंदु का नाम दे देते हैं P, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, ध्रुव के नाम से, ठीक है ना। ये हो जाएगी आपकी मुख्य फोकस, जिसे कैपिटल F से प्रेजेंट करते हैं। और ये हो जाती है इसकी वक्रता केंद्र, जिसे हम C से दिखाते हैं। और यहाँ पे रखी हुई है कोई वस्तु जिसका नाम हो गया AB, ये कोई वस्तु है, ठीक है ना। अब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है ना, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण यानी कि ये हो गया आपतित किरण, ठीक। और ये यहाँ पे कोई बिंदु है जिसका नाम है M। तो यहाँ से आपतित होने के बाद ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस। तो ये मुख्य फोकस से होती हुई निकल जाती है, ठीक। तो ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गई। फिर दूसरी किरण कहाँ से आपतित होगी, मैंने आपको बताया था दूसरी किरण कहाँ से आपतित करना है, C से। तो ये हो गई दूसरी आपतित किरण। और ये आपतित किरण दर्पण पे आपतित होगी और परावर्तित होकर उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो जो चित्र में है वही हमने यहाँ पे लिख रखा है। माना कि M1 M2 एक अवतल दर्पण है, तो इस का नाम दे दिया M1, इसका नाम दे दिया M2। M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु AB दर्पण के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर रखी है। तो ये वस्तु है मुख्य अक्ष पर किसी बिंदु पर रखी। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ पे B हो जाएगा, BM दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से होकर जाती है, ये हो गई, ठीक। तो इस तरह से आप फिगर ड्रा कर लोगे, ठीक। जहाँ पे ये दोनों किरणें काटती हैं यहीं पे इसका इमेज बन जाता है, और जिसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, I से, क्योंकि ये आपका जो है इमेज है। तो इसका नाम हो गया I और इसका नाम हो गया I डैश, ठीक।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये वस्तु है और ये ध्रुव है, तो वस्तु की जो दूरी होगी वो ध्रुव से नापेंगे, तो ये वाली दूरी, और इसे हम किससे प्रेजेंट करेंगे, यू से। तो बाईं ओर है इसलिए माइनस से प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वस्तु की दूरी हो गई। ये प्रतिबिंब बन रहे, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी बाईं ओर है इसलिए ये भी किस में रहेगा, माइनस में। ये आपकी फोकस होती है, तो फोकस इसको हम किससे प्रेजेंट करेंगे, माइनस एफ से, तो ये हो गई। और ये आपकी वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसको हम किससे प्रेजेंट कर देते हैं, आर से। तो इस तरह से हम इसकी सारी दूरियां प्रेजेंट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इसके चित्र समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे इसका निगमन करने, ठीक है ना। तो आई होप आपको चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब इसका निगमन करते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा अगला त्रिभुज ले लो, ये हो गया आई आई डैश सी। तो अगला हो जाएगा हमारा त्रिभुज आई डैश सी में, ठीक है ना। तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोणीय हैं, समकोणिक है। तो ये हो गई समकोणिक त्रिभुज, ठीक है ना। तो यहाँ हम वही समरूपता का नियम लगाएंगे, ठीक है ना, जो कि आप लोग। तो चलिए देखते हैं। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज में देखिए, इसका नाम क्या हो गया, यानी कि हम भुजा ए बी की बात करें तो भुजा ए बी किस भुजा के समानुपातिक होगा, तो आपका जवाब होगा आई आई डैश। तो ये हो गया आई आई डैश इक्वल टू, अब अगली भुजा ले लेते हैं। तो अगली भुजा हमारी होगी ए सी, तो ये भुजा ए सी हो गई। तो ये वाली भुजा ए सी किसके जो है बराबर होगी, अनुपात में होगी, तो ये आई सी के अनुपात में होगी। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी आई सी, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। तो ये रेशियो आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब आ जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आप क्या करना, एक लंब खींच देना, ये देखिए। तो यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं और इस बिंदु का नाम दे देते हैं यन। तो अब ले लीजिए त्रिभुज, अगली त्रिभुज हो जाएगी हमारी आई आई डैश एफ में, आई आई डैश एफ तथा एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ, ये भी कैसे हैं, समकोणिक हैं, ठीक है ना। कैसे हैं, समकोणिक त्रिभुज हैं। तो यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ हम देखते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी। तो यहाँ अगर हम इसकी बात करें एम एन, तो ये भुजा एम एन जो होगा किसके समानुपातिक होगा, तो ये भी हो जाएगा आई आई डैश के, यानी ये वाली भुजा इस त्रिभुज की इस भुजा के समानुपातिक होगा। फिर इक्वल टू, अगला हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज की ये भुजा हो गई एन एफ, तो ये भुजा किसके बराबर होगा, तो ये आपका आई एफ के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आई एफ, ठीक। अब यहाँ देखो, चूंकि आपको पता है कि आपकी जो भुजा होगी, ठीक है ना, ये एम एन, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी भुजा ए बी के, क्योंकि जितना ऊंचा वस्तु है उतना ही ऊंचा तो इसका लंब खींचा गया है, तो ये बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम ये वाली भुजा इसकी जगह रख दें तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान आई आई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एफ अपान आई एफ, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन सेकेंड, ठीक। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, यहाँ फिर थोड़ी सी आपको लिखनी है लैंग्वेज। यहाँ लिखना, यदि दर्पण दर्पण का द्वारक अति सूक्ष्म है, तो आपकी जो बिंदु यन है
वो किसके बराबर रखी जाएगी, पी की, ठीक है ना। तो दोनों बहुत नज़दीक हो जाएंगे तो एन को हम किसके इक्वल रख देते हैं, पी की, ठीक है ना। तो आपकी जो भुजा होगी एन एफ, ये किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये सीधे से पी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो चलो रख देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए, दोनों का कंपेयर कर दो, ठीक। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों का कंपेयर कर दो। तो देखो ये जो है ए बी अपान आई आई डैश का मान ये भी है और ए बी अपान आई आई डैश का मान ये भी है। तो ए बी के प्लेस पे ये वैल्यूज़ रख देते हैं। तो ये वैल्यूज़ जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ए सी अपान आई सी इक्वल टू, अब एन एफ को हम किसके बराबर रखेंगे, पी एफ के, तो पी एफ अपान आई एफ हो जाएगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, इन सभी मानों को जो है, तो इन सभी मानों को हमें क्या करना है, ध्रुव से नापनी, ठीक है ना। तो ये जो आपकी लिखा है ए सी, यानी ये वाली भुजा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए पी, लेकिन हमें केवल ए सी का मान चाहिए, ये वाली भुजा। तो हम इस टोटल भुजा में से अगर ये वाली भुजा माइनस कर देंगे तो हमें ये भुजा मिल जाएगी। तो ए पी माइनस सी पी अपॉन, फिर क्या लिखा है, आई सी। अब आई सी की बात करें तो ये लिखा हुआ आई सी, तो ये पूरी भुजा आपकी हो जाएगी कितनी, सी पी माइनस, अब हमें इस टोटल भुजा में से ये वाली भुजा माइनस कर देंगे तो ये भुजा में मिल जाएगी। तो इसकी वैल्यूज हो जाएगी आई पी इक्वल टू, यहाँ हो गया पी एफ अपान आई एफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये वाली भुजा है, तो हमें आई एफ इसका मान चाहिए, तो हम पहले ये पूरी भुजा नाप लेते हैं। तो ये पूरी भुजा हमारी हो जाएगी आई पी, और फिर इसमें से हमें क्या करना है, हमें तो केवल इतना मान चाहिए, तो ये वाली भुजा माइनस कर देंगे, यानी कि पी एफ को माइनस कर देंगे तो हमें ये है। तो यही आपका नोटेड पॉइंट है और इसी को ध्यान रखना, यही आपका थोड़ा सा ना जो है ध्यान देने योग की बात है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर इतना कर लेंगे तो समझ लो। अब सारे मान देखो यहाँ पे दिए गए हैं, इन सारे मानों को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बस, ठीक। तो चलिए रख देते हैं मान। तो यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ए पी, तो ये देखिए ए पी यहाँ से यहाँ, और ये पूरी वैल्यूज़ हमारी ये दे दी गई माइनस का यू, तो यहाँ हो गया माइनस का यू, और फिर हो जाएगा माइनस ये लग गया सी पी, और सी पी का मान ये दिया गया जिसकी वैल्यूज़ हो गई कितनी, माइनस का आर, तो ये हो जाएगा माइनस आर अपान, फिर नीचे हम इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं सी पी, तो सी पी का मान फिर से रखेंगे माइनस का आर, और फिर हो जाएगा माइनस आई पी, ये है आई पी, और इसकी वैल्यूज़ ये दे दी गई है माइनस का वी, तो ये माइनस वी इक्वल टू पी एफ का मान ये दिया है माइनस का एफ अपान, नीचे हमारा क्या हो जाएगा आई पी का मान फिर से माइनस का वी और माइनस यहाँ पी एफ, और पी एफ का मान ये दिया गया है माइनस का एफ। तो इस तरह से हम मान को रख देंगे। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं और यहीं से हमारा सूत्र आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या करिए, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर, यहाँ हो गया माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी हो गया इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एफ हो जाएगा, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस से माइनस गुणा होगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यू वी, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा वी आर, और फिर एफ से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसे लिखेंगे यू एफ, और ये प्लस आपका हो जाएगा आर एफ, और यहाँ माइनस से जब गुणा होगा तो इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आर एफ, और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो गया वी एफ। आर एफ से आर एफ हो जाएगा कैंसिल, तो इस आर एफ से इस आर एफ को कर देते हैं कैंसिल, ठीक। अब इसके बाद आपको इसकी वैल्यूज रख देते हैं। तो फिर इसका मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चूँकि आपको पता है फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो यहाँ से आर की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, 2f, ठीक। तो यहाँ जब रखेंगे तो ये हो जाएगा यू वी माइनस आर की जगह जब ये मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2vf माइनस यू एफ, और ये माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया वी एफ इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो
इस पार्ट में से ये पार्ट घट जाएगा तो ये हो जाएगा यू वी माइनस वी एफ माइनस यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद इसकी वैल्यूज़ रख देते हैं। ठीक, तो इसके बाद जब इसकी वैल्यूज़ रखेंगे चलिए देखिए, तो इसके बाद इसका जब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले इनको पक्षांतर कर देना, तो यू वी इक्वल टू हो जाएगा वी एफ प्लस यू एफ। अब यहाँ लिखेंगे दोनों ओर यू वी एफ से भाग देने पर, तो चलिए भाग कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा यू वी अपान यू वी एफ इक्वल टू वी एफ अपान यू वी एफ और प्लस यू एफ अपान यू वी एफ। तो यहाँ देखिए यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचा आपका 1 अपान एफ इक्वल टू यहाँ हो गया 1 अपान यू प्लस यहाँ बचा 1 अपान वी, और यही दर्पण का सूत्र होता है। तो आई होप आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसका डेरिवेशन करेंगे। अब अगला जो है उत्तल दर्पण के लिए, उसका निगमन आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक है ना, और जब नहीं आएगा तो आप कमेंट करोगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए आपको घर में करना है। ठीक है ना, और ना आए तो फिर बताना, कमेंट करिएगा तो फिर हम आपको बता देंगे। ठीक है ना, कि उसका निगमन भी कैसे करेंगे। तो चित्र हम आपको खींच के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग घर में निगमन करोगे। ठीक, तो देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करिए, एक फिगर ड्रा कर लेना। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है ये देखिए ध्यान से, इस पर क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं। ये हो गई, ये आपकी हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुवी। ठीक, अब यहाँ पे रख देते हैं वस्तु, जिसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम बी हो गया। ये हो गई आपतित किरण। ठीक है, और ये परावर्तित होके कहाँ से जाएगी, इधर को बाहर से निकल जाएगी। ठीक है ना, और फिर इसको डॉटेड लाइन से आप आगे बढ़ाओगे, तो डॉटेड लाइन से ये आगे आके जिस बिंदु पे काटेगी यही आपकी होती है मुख्य फोकस, जिसे हम एफ से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है ना, दूसरी किरण कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र से। तो ये हो गई आपतित किरण, और ये परावर्तित होकर इसी मार्ग से लौट जाएगी, और इसे डॉटेड लाइन से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी यही बिंदु हमारी होती है सी। ठीक, ये हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ ये वाली भुजा को यहाँ से मिला देना, और यही हमारा क्या होगा, इमेज होगा, जिसका नाम हम दे देंगे आई डैश। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से डाल देना है लंब, तो ये हो जाएगी लंब, और इसका नाम दे देना यन, और ये हो जाएगा आपकी भुजा यम। ठीक, तो सारे नाम भी मैंने वैसे ही दिया है। ठीक है, सारी। अब ये वस्तु है, तो वस्तु की दूरी आप किससे प्रेजेंट करते हो, यू से। ये हो जाएगी बाईं ओर है, माइनस में रखोगे। ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, जिसे काहे से प्रेजेंट करोगे, आर से। अब ये दाईं ओर है, इसलिए किस में रहेगी, प्लस से। ये फोकस है, तो स्मॉल एफ हो गया, और यहाँ पे इमेज बन रही, तो ये हो जाएगी वी। ठीक है ना, तो ये फिगर मैंने बना दिया है, अब इसको आपको घर में करना है। ठीक है, आइए हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक, तो इसके न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, इसके बाद ये टॉपिक आज ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना, तो देखिए न्यूमेरिकल्स। चले देखिए, आप लोगों की मांग थी कि कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएं, तो देखिए क्वेश्चंस मैं कर रहा हूँ। ठीक,
तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिया है, पहले हम क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। क्या लिखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी की बात कर रहा है, तो फोकस दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए किसकी बात कर रहा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो F इक्वल टू रखेंगे -5 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद फिर आगे कह रहा है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है, तो वो यानी किसकी बात कर रहा है, U की बात कर रहा है। तो U का मान भी दे दिया गया, तो U इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो अभी अभी हमने आपको दर्पण का सूत्र बताया, तो दर्पण के सूत्र यहाँ लिखना, दर्पण के सूत्र। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v से। तो इसी का प्रयोग करते हैं और इसी से हल कर लेते हैं। तो 1/f का मान हो गया -5 बराबर 1/v -10 और प्लस 1/v। तो इसको माइनस इधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/v इक्वल टू -1/5 प्लस 1/10। ठीक, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -2 प्लस 1/10। तो यहाँ जब माइनस कर देंगे तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/10, यानी v बराबर हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो v की वैल्यूज़ क्या हो गई, -10 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई देगा। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये है दूसरा क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपके सामने मैंने रख लिया है दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए समझ लेते हैं इसके बारे में, और इसमें क्या निकालना है ये ध्यान लेते हैं। पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर मतलब r इक्वल टू दे दिया गया, कितना, 20 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहा, अवतल दर्पण, तो -20 सेंटीमीटर। ठीक, फिर कह रहा कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या रखी हुई है, वस्तु। तो वस्तु की दूरी दे दी गई है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, u से। तो ये हो गई -15 सेंटीमीटर। ठीक, अब सबसे पहले आपको क्या निकाल लेनी, फोकस। तो फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती, तो इसका मान हो गया -20/2, यानी कि -10 सेंटीमीटर। ठीक, फिर दर्पण का सूत्र रखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो -1/10 इक्वल टू 1/v माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, u की वैल्यूज हो जाएगी 1/15। ठीक, तो माइनस इधर ले आओ, तो 1/v इक्वल टू -1/10 और ये प्लस 1/15 हो गया। ठीक, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 15 दूना 30, यानी 2 से इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे और 3 से इसको ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 1/v इक्वल टू -3 प्लस 2/30। तो 1/v इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यूज रख देते हैं, तो -1/30 ये हो जाएगी। तो यहाँ से v की वैल्यूज तिर्यक गुणा करेंगे तो v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अतः आपका प्रतिबिंब जो होगा अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होगा। तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर। ठीक, तो इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, आवर्धन क्षमता और फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो कल आवर्धन क्षमता और रिलेटेड क्वेश्चंस हम बता देंगे और फिर ये टॉपिक आपका हो जाएगा समाप्त। तो आज के लिए आज इतना ही। जय हिंद।